मैं के दीपांकर अशोकाज एडुकेयर के इस चैनल पे आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं और आई होप आप सब खुशहाल होंगे, फिट होंगे, हेल्दी होंगे और हमारी दुआ भी है आप सब खुश रहें, आप सब हमेशा मुस्कुराते रहे। जो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के बीच लेकर आया हूँ इतिहास का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण तथ्य जो हम देखेंगे। खासकर दो इतिहास के बारे में बड़ा प्रामाणिक साक्ष्य माने जाते हैं, साहित्य शास्त्र की हम बात करें तो, जिसमें हम देखते हैं अर्थशास्त्र और इंडिका। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो मुख्य तौर पे अर्थशास्त्र और इंडिका से जुड़े हुए तथ्यों से होगा, जहाँ से क्वेश्चन निकल के आते हैं। इनको स्टार्ट करता हूँ और बातें करते हैं अर्थशास्त्र वर्सेस इंडिका। आपको याद रखना है कि सबसे पहले तो प्रश्न ये देखना है कि अर्थशास्त्र की रचना किसके द्वारा की गई। हम सब जानते हैं, लगभग इतिहास या जीएस पढ़ने वाला हर बच्चे को पता है कि अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य के द्वारा की गई थी। और चाणक्य के बारे में हमें पता है कि यह मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। आप यूँ कह सकते हैं कि चाणक्य मौर्य साम्राज्य निर्माता था। मौर्य साम्राज्य चाणक्य की ही देन थी। बात की जाए चाणक्य की तो चाणक्य का वास्तविक नाम विष्णुगुप्त था। उसे गोत्र के आधार पर कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता था। उसे एक प्रकांड विद्वान माना जाता। तक्षशिला का एक प्रकांड विद्वान थे। और चाणक्य की हम बात करें तो यदि हम वही बात करें इंडिका को लेकर तो इंडिया का जो रचना किया गया वह मेगास्थनीज के द्वारा किया गया। और मेगास्थनीज की बात करें तो सिकंदर का एक सेनानायक था जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटर, जिसके साथ आपने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि 305 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच जंग हुआ था। और ठीक उसके एक साल के बाद यानी सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज को 304 बीसीसी में उसके दरबार में भेजा और सेल्यूकस निकेटर का राजदूत की जानकारियों को इकट्ठा किया। वहाँ के तमाम क्रियाकलापों, दैनिक क्रियाकलापों को कलेक्ट किया और एक किताब की रचना किया जिसे कहा गया इंडिका कहा गया। अब यदि हम बात करें इन दोनों की खास बातों को तो हमें कुछ डिफरेंस नज़र आता है। दोनों के विचारों में कुछ असमानताएं नज़र आती है। दोनों किताब कुछ अलग अलग कहानियों को बयां करने का काम करते हैं। तो इसकी हम कंपैरिजन के पहले थोड़ा सा देखना चाहेंगे कि अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य ने किया और ठीक उसी समय बात की जाए यूरोप में बात करें तो एक मैकियावेली नाम के महाप्रकांड विद्वान या आप कह सकते हैं कि एक महान राजनीतिज्ञ थे मैकियावेली। मैकियावेली ने द प्रिंस की रचना किया और द प्रिंस की में जो बातें लिखी गई या द प्रिंस का संबंध जिस क्षेत्र से था उसी क्षेत्र से अर्थशास्त्र का भी संबंध था। प्रश्न सीधे एग्जाम में देखने को मिलते हैं कि अर्थशास्त्र का संबंध था, तो हमें याद रखना है कि अर्थशास्त्र का संबंध राजनीति और लोक प्रशासन से था। अपने माइंड में एक बात बिल्कुल फिट कर लिया कि अर्थशास्त्र कहीं भी किसी राजा, व्यक्तिगत राजा के बारे में चर्चा नहीं करता है या चंद्र मौर्य या मौर्य वंश के किसी भी शासक का वर्णन नहीं करता और ना ही यह पाटलिपुत्र साम्राज्य या पाटलिपुत्र राज्य की व्याख्या करता है। जबकि हम बात करें मेगास्थनीज द्वारा लिखित इंडिका की तो इंडिका पूरी तरह मौर्य वंश के शासक यानी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में उनकी कहानी को व्यक्त करता है। जबकि साथ ही साथ पाटलिपुत्रा का संरचना की बातें भी हमें इंडिका से देखने को मिलती हैं। तो दोनों में एक मूल अंतर में दिखाई देता है कि अर्थशास्त्र की जो रचना हुई वह किसी साम्राज्य से संबंधित नहीं है, बल्कि एक आप कह सकते यूनिवर्सल विषय यानी किसी भी राज्य व्यवस्था के लिए कहीं की भी जो प्रशासकीय व्यवस्था होती है उनसे संबंधित तथ्यों को उजागर करने का काम चाणक्य महोदय के द्वारा किया गया था। तो यदि हम इंडिका की बात करें तो सीधा संबंध मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य से और साथ में पाटलिपुत्र के जो बनावट थी, उसका जो स्ट्रक्चर था, उनसे संबंधित रहा है।
हम आगे चल के देखें तो पता चलता है कि अर्थशास्त्र की जो भाषा थी, हमें याद रखना है इसकी भाषा संस्कृत थी, और जिस शैली में इसे लिखा गया था उसे चंपू शैली कहा गया। चंपू शैली, चंपू शैली का मतलब हमें यहाँ समझना होगा। आप ध्यान रखेंगे कि चंपू शैली का मतलब गद्य एवं पद दोनों के रूप में जिसकी रचना हुई हो, जिस लिपि में या आप कह सकते हैं जिस शैली में गद्य एवं पद दोनों का प्रयोग किया जाता है, उस शैली को या लिखने की पद्धति को हम चंपू शैली के नाम से जानते हैं। तो याद रखना है कि अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य के द्वारा की गई, जो संस्कृत भाषा में लिखी गई थी, और इसमें जो प्रयोग शैली है वह चंपू शैली थी। इसके बाद की बात करें तो हम अर्थशास्त्र में देखते हैं कि कुल अधिकरणों की संख्या 15 थी, अध्यायों की संख्या 150, प्राधिकरण की संख्या की बात की जाए तो 180 थी, और यदि इसके कुल इसमें प्रयोग किए गए कुल श्लोकों की संख्या को देखें तो अबाउट हम यहाँ पे 6000 श्लोक देखने को मिलते हैं। कुछ हद तक कुछ विद्वानों ने चाणक्य के वजूद पे भी उंगलियां उठाया, या ऐसा कहा गया कि अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य नहीं है, लेकिन ये बहुत ही विवादित विषय है, जो कि आम एग्ज़ाम्स में हम बात करें तो वहाँ से कोई क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, तो हमें उस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। मेगास्थनीज के बारे में भी कहा जाता है, कुछ यूनानी इतिहासकार मानते हैं कि इंडिका कोई किताब लिखी गई थी जो बड़ा ही प्रमाणिक साक्ष्य है मौर्य वंश के लिए, लेकिन स्ट्रैबो मानता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था, वो उसे कोरा बकवास मानता है। तो हमें थोड़ा सा इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत होगी, लेकिन विशेषतः ऐसा कुछ हमें देखने की ज़रूरत है भी नहीं। आगे की बात करें तो अर्थशास्त्र ये वर्णित करता है कि जो टैक्स जो राजस्व होता था वह 1/6 भाग होता था, जबकि बात की जाए इंडिका के द्वारा मेगास्थनीज कहता है कि उस समय का जो टैक्स होता था 1/4 भाग होता था। तो दोनों में डिफरेंसेज है, आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मेगास्थनीज के द्वारा लिया जाने वाला टैक्स या कर का प्रतिशत या भाग क्या होता था, तो 1/4, और 1/4 का मतलब होता है 25%। यदि वही बात कीजिए अर्थशास्त्र के द्वारा यानी चाणक्य के द्वारा राजस्व वसूली की बात करें तो 1/6, जिसका मतलब होता है, आप देखें तो मिला के देखा जाए तो 16.2/3% की बातें की जाती है, यानी 1/6 भाग की बात हम कर सकते हैं। आगे चल के हम देखें तो पता चलेगा दोनों में कुछ और भी मौलिक विधाएँ हमें देखने को मिलती है। अर्थशास्त्र में जानकारी क्या मिलती है, तो अर्थशास्त्र में चाणक्य महोदय ने सप्तभंगी सिद्धांत को प्रतिपादित किया, जहाँ से भी क्वेश्चन कभी कभी हमें देखने को मिल जाता है, यदि हम खासकर स्टेट पीसीएस या बात करें यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो तो हमें याद रखना है कि चाणक्य के द्वारा जो सप्तभंगी सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया था, उसके जो प्रमुख अंग थे उसमें राजा या स्वामी पहला, उसके बाद की बात की जाए तो दंड या सेना, तीसरा अमात्य, चौथा कोष, पांचवा मित्र, छठा दुर्ग और सातवां जनपद की व्याख्या की गई है। और कहीं ना कहीं इसे मानव शरीर के अंगों के द्वारा इसे रिलेटेड करने का काम किया गया है। खैर हम उसकी ज़्यादा विशेष चर्चा यहाँ नहीं कर सकते, स्पेशल यदि मेंस वगैरह की क्लासेज हो तो वहाँ पे हम इसे देख सकते हैं। आगे की बात यदि की जाए, यदि इंडिका की हम बात करें तो यहाँ पे मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्रा या आप यूँ कहें कि मौर्य साम्राज्य के वर्गों का वर्णन किया, और उसने बताया कि उस समय कुल जो वर्ग थे यानी लोगों की जो कैटेगरी थी, या यूँ कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू दियर वर्क, या आप यूँ कह सकते हैं जो कास्ट सिस्टम बना हुआ था उसके आधार पर देखा जाए तो 7 वर्गों का वर्णन हमें देखने को मिलता है, जिसमें हमें देखने को खासकर मिलता है एक जो वर्ग था वो दार्शनिक था, जो खासकर विद्वानों की एक मतलब ग्रुपिंग होती थी। सेकंड की बात की जाए एग्रीकल्चर जो करने वाले जो किसान होते थे उनकी बात करेंगे हम। थर्ड में शिकारी थे या आप पशुपालन कह सकते हैं, जो पशुओं को पालने का काम करते थे। उसके बाद की बात की जाए तो शिल्पी या आप यूँ कहें व्यापारी के सेंस में आप प्रयोग कर सकते हैं, योद्धा या आप इसे सेनानायक कह सकते हैं, निरीक्षक था और मंत्री था। तो कुल मिला के हमें ध्यान रखना है, प्रश्न पूछा जाए कि मेगास्थनीज ने